हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये है आपका ट्यूटोरियल नंबर 11 एपी पर, जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आएंगे आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग एएन वाले टर्म से और एसएन वाले टर्म से दोनों हम लोग देखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। कम से कम एक दो और भी आएंगे इसके बाद, सो दैट हम वैलिड टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, आपकी एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। वो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि आज भी मुझे याद है कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरे बोर्ड्स के एग्जाम में, और वो ऑप्शनल एक्सरसाइज का था। बहुत दुख होता है जब कोई ऑप्शन नहीं करके जाता और बोर्ड्स वहीं से पूछता है, क्योंकि नीचे क्या लिखा होता है, दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसने वहीं से पूछा। तो काफी दर्द भरी कहानी है वो, ठीक। तो उसको भुला करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और क्या कहता है कि सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पर इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, ठीक है। सम दिया हुआ है। अब सम का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपका प्रिंसिपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो कितना है आपका ₹1000, ठीक। अब आगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो आपको इंटरेस्ट ही निकालना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और 100 अगर आप ना लिखो और अगर आप आर परसेंटेज में लिखो तो पी इंटू आर इंटू टी होता है। तो एस आई आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो जब फर्स्ट ईयर निकालोगे तो टाइम क्या हो गया, 1 ईयर हो गया टाइम, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर आपका क्या होगा, SI1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 80 रुपए, ठीक। इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका SI2, जो कि क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 160 रुपीज। फिर ऐसी इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स करोगे तो ये क्या होगा SI3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 which would be equal to 240 rupees. Therefore, we can see that this is an AP. सही बात है कि नहीं। तो ये आपका AP आ गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका AP आ गया विद A इज इक्वल टू कितना, 80 रुपए, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना, 80 रुपए। तो A30 निकालना है, तो A30 निकाल लो A प्लस n-1D से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A कितना है आपका 80 प्लस 29D हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है, 30 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 80 प्लस 29 इंटू 80 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 80 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 2400। तो 2400 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये अभी आपको एएन वाले तो बच्चे जैसे ही लगेंगे, बस आपको एक वो फॉर्म करना आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज याद है आपको, जब मैंने पहला ट्यूटोरियल या दूसरा ट्यूटोरियल बताया था एपी पर, तो पूछा था कि प्रिंसिपल आपका सेम एपी में रहेगा, इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा, तो उसका एक आंसर मिल गया आपको। समझ में आई बात कि कौन सी चीज एपी में रहती है इंक्रीज करने पर। तो यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये है आपका शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो, ठीक है। 23 है पहले में, 21 है उसके बाद, 19 है इन द थर्ड रो एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि A 23 है, D कितना है -2 के इक्वल, और AN कितना है 5। तो AN होता क्या, A प्लस n-1 इंटू D। तो ये क्या लिखा है 5 इज इक्वल टू 23 प्लस n-1 इंटू -2। तो जब आप इसको माइनस करोगे ये क्या बनेगा, -18 इज इक्वल टू -2 टाइम्स n-1। ये सीधा कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, रोज क्या होती है यार, नहीं ये तो कॉलम होते हैं। ऐसे आपके क्या हो गए, 10 रो हो गए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आगे बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जल्दी करेंगे, ये ट्यूटोरियल खत्म। आपको सिर्फ तरीका पता लगना चाहिए कि पूछा क्या है।
अगर वो समझ में आ गया तो ट्यूटोरियल ऐसे ही खत्म। सुबह राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995, ये भी आपका वही है एनसीईआरटी। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and receive ₹200 raise each year. In what year did his annual salary will reach ₹7,000? तो एक बैंकर से बात हो रही है, ठीक है, तो उसकी 5,000 क्या है एनुअल सैलरी है, 200 उसकी हर साल बढ़ रही है, तो दूसरे साल में कितनी होगी 5,200 होगी, फिर 200 बढ़ेगी तो क्या होगा 5,400 होगा। ऐसे करते करते हमें पहुंचना है 7,000 तक। तो 7,000 कितना होगा वो हमें देखना है। तो ए यहाँ पर कितना है 500 है, 5,000 है। डी यहाँ पर कितना है 200 है। अब आपको ए एन भी गिवन है कितना 7,000 है। तो इन व्हाट ईयर डिड इज, पहले तो ईयर निकाल लेते हैं, टोटल ईयर्स कितने लगेंगे, और फिर व्हाट ईयर पूछा है तो 1995 में ऐड कर देंगे उतने सालों को, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या आपका एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, पहले तो फॉर्मूला क्योंकि आधा 1 मार्क मिल जाता है, तो 5,000 प्लस 200 इंटू एन माइनस 1 which is equal to 7,000. This is equal to 2,000, which is equal to 200 times n minus 1. This is 10. All right. So 11 is equal to n. Now n is equal to 11. तो इसका मतलब जो 11th ईयर में उसकी सैलरी होगी, जो 11th ईयर में उसकी सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 7,000 हो जाएगी। तो 11th ईयर में सैलरी क्या होगी, मुझे एक लॉजिकल बताओ। 1995 में 5,000, फिर 1996 में 5,200, मतलब जब ऐसे करते करते आपकी 11th पोजीशन आएगी तो फर्स्ट पोजीशन एक्चुअल में ये है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में ऐड कौन सा हो रहा है 5,200 वाला। लॉजिकली सिर्फ सोचना एक बार, आपकी एक्चुअल में फर्स्ट पोजीशन ये है, तो 1995 आपकी फर्स्ट पोजीशन है, तो क्या करो 1994 को ले लो इधर। तो 1994 प्लस 1 करोगे तो 1995 आएगा, प्लस 2 करोगे 1996 आएगा, तो प्लस 11 करोगे तो क्या आएगा 2005, ठीक है। तो 2005 में उसकी जो तनख्वाह होगी वो क्या बढ़ जाएगी 7,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। यू गेट दैट, इजी, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। हम इसको ना TATTY कहते हैं, TATTI जो भी। आगे बढ़ते हैं। Jasleen saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by ₹1.75 in each week. In what week did her weekly savings be ₹20.75? तो वापस यहाँ पर सेम चीज है, 5 आपका पहला है, 1.75 आपका ऐड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 6.75। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है 20.75 तक जा रहा है। तो अगेन we have the same thing that an is equal to 20.75, a is equal to 5 and d is equal to 1.75. So therefore 20.75 is equal to how much, 5 plus 1.75 into n minus 1. We're gonna subtract this. This is 15.75 which is equal to 1.75 into n minus 1. This is 9 I believe. हाँ ये 9 होगा, तो 9 is equal to n minus 1, n is equal to 10 is your answer. तो 10वां हफ्ता जो होगा उसमें इसकी 20.75 वो हो जाएगी वीकली सेविंग, ठीक। तो काफी अच्छी बात है, बढ़ा रहे हैं हम लोग सेविंग्स को, काफी यूजफुल होता है ऐसी सिचुएशन में जो हम लोग आज देख रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन। आप लोग को पता है कि कैसी ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारे घर में कि बहुत लोग निकल नहीं पा रहे हैं, काम पर नहीं जा पा रहे, तो सेविंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी रोल प्ले करती है आप लोग की लाइफ में। और आपके पापा मम्मी से आप पूछोगे तो यस, इट हैज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक। तो लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। सो क्वेश्चन 5 सेज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day, okay, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, and then we have the penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day, okay. So
हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 days कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर? सो दिस इज योर क्वेश्चन. सो बेसिकली व्हाट वी गोना डिस्कस इज, आपका ए यहां पर कितना है 200, आपको पहले दिन में डिले कितना आ रहा है 200 का, फिर दूसरे में कितना आ रहा है 250 का, फिर आपका कितना आ रहा है 300 का. तो ऐसे आपका 50-50 बढ़ते जा रहे हैं. आपका हर दिन एवरी डे, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे 30वें दिन तक आपका कुछ आएगा. ठीक है, 30 डे पर कुछ एक्स अमाउंट आएगा और वो 30 डेज वाली बात है. तो अब वो ये पूछ रहा है आपसे, हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 days कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर. तो 30 दिन का पूरा कॉस्ट कितना उसको बैठ रहा है वो पूछ रहा है. तो अगर पूरा कॉस्ट आपको निकालना है तो पूरा कॉस्ट निकालने के लिए क्या आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी पड़ेगी? जी हाँ, निकालनी पड़ेगी. ए दिया हुआ है 200, डी दिया हुआ है 50, टाइम दिया हुआ है मतलब एन दिया हुआ है 30 दिनों का. तो यहाँ पर क्या आप एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो, n/2 2a plus n minus 1d. So if you put this, what you get? You get Sn, that is S30 is equal to 30 divided by 2 into 2 into 200 is 400 plus 50 into 29. ठीक, तो 5 into 29 कितना होता है आपका? है 145. ये हो गया 1450. ये आ गया आपका 15. ठीक, तो 15 into 1850 आपका ये फाइनल आंसर आएगा. और ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, चेक कर लिया मैंने, 27750 रुपीज. 27,750 रुपए, मतलब 27,750 रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट करेंगे अगर वो 30 दिन का काम डिले कर जाता है. तो जस्ट थिंक ऑफ कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई काम को डिले करते होगे तो वो कितना कॉस्ट करता होगा, ये आपको भी नहीं पता. नहीं, दिस इज द रियल ट्रुथ कि टाइम पास करना ठीक है, एफिशिएंट कभी नहीं माना जाता, बट अगर गलत वे में टाइम पास कर रहे हो और आप कोई काम को डिले कर रहे हो तो वो आपको कितना कॉस्ट देगा या आपको भी आइडिया नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर. सो आई रिकमेंड कि जो थॉट आ रहा है, जिस टाइम पर आ रहा है, ट्राई टू डू दैट थिंग दैट टाइम. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. बहुत ही अच्छी लाइन है और आई बिलीव कि आप लोग को ये फॉलो भी करनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ये तो ज्ञान की बातें थी, ये तो पेलना मुझे मजा नहीं आता, बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन. तो द डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग 3 digits आर इन एपी and the sum is 15. Okay, so this question is something different. क्या है कि the digits of a positive integer having 3 digits are in AP whose sum is 15. तो मैंने ये कैसे उठाया, ये वर्ड प्रॉब्लम का फॉर्म है, लेकिन आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को यूज करने वाले हो. एक 3 digit नंबर है, अब 3 digit नंबर है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ. लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि x मेरा a माइनस डी है, y मेरा a है और z मेरा a प्लस डी होगा? क्यों ऐसा होगा? लॉजिक देखो, ऑल द 3 digits आर इन AP एंड देयर सम इज 15. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3a इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स वाला आपको याद होना चाहिए कि जब हम ऐड करेंगे तो सीधा 3a मिल गया, तो बीच वाली टर्म तो आपकी 5 हो गई, मतलब y आपको 5 मिल गया. मेरा काम सबसे आसान तो वही हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. पहली बात तो ये देखो कि इसको लिखते कैसे हैं. z इंटू 1 क्योंकि 1 प्लेस पर है, प्लस y इंटू 10 क्योंकि 10 प्लेस पर y है, प्लस x इंटू 100 क्योंकि 100 प्लेस है. ये आपका नॉर्मल नंबर है जो यहां पर लिखा हुआ है. लेकिन अगर रिवर्स करें डिजिट को तो क्या बनेगा? ZYX, इसका मतलब x इंटू 1 प्लस y इंटू 10 प्लस z इंटू 100. ये बन गया रिवर्सिंग द डिजिट से. द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. इस नंबर से 500 लेस है, मतलब 100x प्लस 10y प्लस z से कितना लेस है? ये माइनस 594. अब अगर ये चीज आपकी कम है तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो यार काटा पीटी करो, कटवाओ लोगों का. ठीक है, 100x माइनस x यहां पर करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 99x बन जाएगा. सिमिलरली ये बन जाएगा इधर 99z
minus 594. Now what you can do is 99 वाली चीजें एक जगह लेके आ जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, 99 टाइम्स z माइनस x is equal to minus 594. Now see, z is a plus d and x is a minus d. What I gonna do is, मैं माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 99 टाइम्स x माइनस z मेरा क्या बन जाएगा, 594. x क्या है आपका, a माइनस डी, ठीक है, और z क्या है आपका, a प्लस डी. तो यहां से आपका a कैंसिल हो गया, आपका बना माइनस 2d इंटू 99 इज इक्वल टू हाउ मच, 594. तो अगर आपका ये चीज बन रही है तो आप क्या करो, पहले तो 2 से ये कैंसिल करो, 2 से ये कैंसिल करोगे तो ये क्या बनेगा, 297 बनेगा, ये आपका 297 बनेगा. और 297 क्या है, 99 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 99 इंटू 3 लिखा हुआ है. So basically minus d is equal to 3, difference will be equal to how much, minus 3. Your a is 5, difference is minus 3. So what you get is, the number is, therefore a minus d आपने x को लिया था, तो ये क्या आया, difference minus 3 आया. तो 5 minus of minus 3 is 8, a is 5 and this is 2. Therefore 852 is your required number which we have taken. इजी था ये क्वेश्चन. अगर आपने यहां पर a प्लस डी एक्स को लिया होगा, a y को लिया होगा और a माइनस डी आपने z को लिया होगा, तो फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि आपके डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव 3 आएगी, बस, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा. वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जाते हो, ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं आपके साथ. तो ये मत सोचना कि यार मैंने जो किया है क्या वो सही है, आपका आंसर फाइनल सेम ही आएगा, वो इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स कभी कभी अलग होते हैं लेकिन आंसर फाइनल रिजल्ट सेम होना चाहिए. So let's move on to question number 7, and question 7 says a man repays a loan of rupees 3250 by paying rupees 20 in the first month and then increases the payment by rupees 15 every month. How long will it take? So total amount जो उसको देना है वो लोन का है, वो कितना है, 3250 टोटल अमाउंट है. तो टोटल, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि मेरा SN दिया हुआ है 3250, दिस इज माई टोटल अमाउंट विच आई वांट टू रीपे. लेकिन पहला क्या है, A इज इक्वल टू 20 है और D इज इक्वल टू 15 फॉर ईच मंथ है, ठीक है, फॉर ईच मंथ है. तो ये चीज आपको दिमाग में देखनी है कि आपका फाइनली आंसर जो आएगा वो मंथ के अंदर आएगा. तो SN आपका क्या है, 3250 विच इज इक्वल टू N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब यहां पर आपकी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक बनेगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको n निकालना और n आपका हमेशा स्क्वायर टर्म में आता है. तो 2a कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 40 प्लस 15n माइनस 15, ये क्या बन गया आपका n बाय 2, ये आपका बन गया 14 माइनस 50 इज 25 प्लस 15n. यहां से आप सबसे पहले क्या करो, 5 को कॉमन लो और कैंसिल आउट कर लो. 5 को कॉमन लोगे तो ये अंदर बन जाएगा 5 प्लस 3n और ये आपका लिखा है n बाय 2, और ये जब आप 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 650, ठीक है, 650 बन गया. सो अब जो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी, जो क्वाड्रेटिक बनेगी, वो होगी 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 विच इज इक्वल टू 0. अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको वो आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, अगर नहीं आता तो मैं आप लोग को स्प्लिट करके फाइनल आंसर बता रहा हूं. मेन चीज है आपको बस आंसर लाना है कुछ भी करके, तो स्प्लिट करके मैं आपको फाइनल बता रहा हूं कि n माइनस 20 और 3n प्लस 65, ठीक है, दिस वुड बी योर स्प्लिटिंग, क्योंकि 65 इंटू 20 आपको 1300 देगा, और वो जब आप स्प्लिट करोगे 3 इंटू 60 और 65 के अंदर, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा. सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. और यहां से आपको दिख रहा है कि n की एक वैल्यू ही आ रही है, वो है 20, दूसरी वैल्यू तो माइनस 65/3 है. n हमेशा नेचुरल होना चाहिए, तो 20 महीने उसको लगेंगे ये खत्म करने के लिए. तो 20 महीने इज व्हाट, 1 ईयर एंड 8 मंथ्स इज योर फाइनल आंसर. 1 ईयर एंड 8 मंथ में वो ये पूरा का पूरा लोन क्या कर देगा, रीपे कर लेगा. सो दिस इज इट, सिंपल एंड सोबर. So let's move on to the next question, and this is question number 8, जो कि है आपका NCERT का. और NCERT में इसकी आपको एक्चुअल में फिगर भी दी गई है.
अगर ये फिगर नहीं दी गई तो कैसे सॉल्व करना है, ये क्या बता रहा है वो मैं इधर आपको बना के बताऊंगा. अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 steps each of which is 50 meter long and built to solid concrete. ठीक है, टोटल आपकी वो जो क्या बोलते हैं जो स्टेप है वो 50 मीटर लॉन्ग है. तो 50 मीटर लॉन्ग का मतलब क्या है कि ये अगर आप फिगर देखोगे एनसीईआरटी में तो ये कुछ ऐसे है, आपकी स्टेप्स ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है. ऑब्वियसली सीढ़ियां है, ठीक है, तो सीढ़ियां ऐसे बढ़ती जाएंगी. अब ये जब सीढ़ियां ऐसे बढ़ती जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई लेंथ में सीढ़ियां होंगी. ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है सीढ़ियों का ये 50 दिया गया है. ठीक है, ये जो डिस्टेंस दिया गया है वो 50 दिया गया है. ये 3D बनाई हुई है, ऑब्वियसली सीढ़ियां हैं तो 3D बनेगी. अब नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर. तो हर स्टेप का जो राइज है वो 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर. तो ट्रेड कितना है 1/2, राइज कितना है 1/4 का. आई बात समझ में. आप 1/4 स्टेप ऊपर चढ़ रहे हो. यार आपकी सीढ़ियां क्या होती है ऊपर, मतलब एक हाइट पर होती है, वो हाइट आपको दिया हुआ है 0.25 या 1/4 और आपको जो लेंथ दी हुई है ये वाली, चाहे तो ब्रेथ कह दो क्योंकि लेंथ आपको 50 दी गई है तो ब्रेथ आपको हाफ दिया हुआ है जिसे हम ट्रेड कहते हैं. कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, तो अगर मैं हर उसके लिए कॉन्क्रीट का वॉल्यूम निकाल दूं हर पार्ट के लिए तो क्या मुझे टोटल कॉन्क्रीट मिल जाएगा. टोटल स्टेप्स मुझे 15 दिए हुए हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है. पहले केस की वॉल्यूम मतलब पहले स्टेयरकेस की स्टेप की वॉल्यूम मेरी क्या होगी वो इंपॉर्टेंट है. वो क्या होगी, वॉल्यूम होती है सबसे पहले तो क्यूबॉइड की L इंटू बी इंटू एच, लास्ट ईयर पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ते आ रहे हो. L क्या है यहाँ पर 50. पहले उस स्टेप की वॉल्यूम कितनी, फिर ब्रेथ कितनी होगी हाफ और हाइट कितनी होगी 1/4. ये है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप. लेकिन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप पे 50 इंटू हाफ तो सेम ही रहेगा. फर्क सिर्फ क्या आने वाला है कि 1/4 प्लस 1/4 और हो जाएगा. मतलब आप क्या लिखोगे 2 इंटू 1/4 लिखोगे क्योंकि आपकी स्टेप राइज पर राइज होगी, क्योंकि 2 स्टेप चढ़ोगे तो 2 बार ऊपर मूव करना पड़ेगा. सिंपल, तो 2 बार राइज होगा. फिर अगर वॉल्यूम 3 की बात करोगे तो 50 इंटू हाफ इंटू 3 टाइम्स 1/4 लिखोगे. तो अब आपकी क्या एक एपी बन गई. एपी में आप क्या ऐसे लिख सकते हो कि ये आपका बन गया 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 और फिर आप क्या कर रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चलता जाएगा अप टू 15. सिंपल, क्योंकि जब आप ऐड करोगे आपको तो टोटल वॉल्यूम निकालनी है तो टोटल वॉल्यूम में ऐड करना पड़ेगा. तो पहले तो यहां से कैंसिल कर दो. ये लिखा है 25/4. यहां पर आप SN का फॉर्मूला लगा सकते हो और मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये चीज पढ़ी भी है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है. मैंने आप लोग को बताया था एक सीक्वेंस जब होती है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2. कितने n है यहाँ पर 15. ठीक है, तो 15 इंटू 15 + 1 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2 इज योर आंसर फॉर दिस. ये आप सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि a को जब आप 1 डालोगे तो 2a विल बी 2 और d आपका 1 है तो 2 + n-1 करोगे तो n+1 आ जाएगा अंदर और n/2 बाहर का है. दिस इज 8, दिस इज 2, so your final answer is 15 into 50 which is 750. अब फाइनल रिजल्ट वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम और आपको दिया हुआ मीटर तो ये आ गया मीटर क्यूब. So 750 meter cube of concrete is required to make this staircase. Easy था क्वेश्चन. सिर्फ आपको जो वो फिगर दी गई थी अगर आपको वो भी समझ में आ जाती तो आपका वैसे भी काम हो जाता. बहुत ही ज्यादा इजी थी ये फिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से और सॉल्व करते हैं और इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है आपका कि 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, पहले में 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 and so on. How many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row. तो आपको टोटल नंबर ऑफ लॉग्स निकालनी है. मतलब आपको SN दिया हुआ है कि वो 200 के इक्वल है. ठीक है, आपको A दिया गया है कि वो 20 है और आपको डिफरेंस दिया गया है कि वो -1 है. लॉग्स क्योंकि कम होती जा रही हैं एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, ऐसे चलता जाएगा 20, 19, 18, 17, 16. ठीक, तो दिस इज योर स्टैक. टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज 200 क्योंकि सम इसका 200 आ रहा है.
n आपको निकालना है n by 2, 2a is what 40 plus n minus 1 into d is what minus 1. So this is equal to how much? n by 2, 40 plus 1 is 41 minus n. This is 200. So 2 into this is 400 is equal to 41n minus n square. So n square minus 41n plus 400 is equal to 0. आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये बन जाएगा n minus 25 into n minus 16 which is equal to 0. तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है n is equal to 25 और n is equal to 16. अब मजे की बात ये है कि दो आंसर आ कैसे सकते हैं? अरे दो आंसर आएंगे कैसे? अरे 200 लॉग ही तो है हमारे पास 200 ही तो है, तो दो आएंगे कैसे? अरे दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, तो आफ्टर सम टाइम आपका होगा क्या, 0 आ जाएगा और फिर माइनस में लॉग्स चलेंगी. लेकिन क्या लॉग माइनस में जा सकती है? नहीं जा सकती. तो अब हम लोग ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि फाइनल आंसर क्या है? हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे बाय फाइंडिंग an. अगर an आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो वाला आंसर आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा और आपका दूसरा आंसर ही सेटिस्फाई करेगा. सो an is equal to a plus n minus 1 into d. जब मैं a25 की बात करूं तो a25 मेरा क्या होगा, 20 plus 24 into minus 1 which is equal to negative 4. Therefore n is equal to 25 वाला आंसर निगलेक्ट आउट हो गया, रिजेक्टेड. मुंह पर करते हैं लोग. ठीक. नेक्स्ट a16. What is a16? a16 would be equal to 20 plus 15 into minus 1 which is equal to 5. Therefore लास्ट रो में कितनी लॉग्स होंगी? 5 लॉग होगी और टोटल लॉग्स कितनी हो गई? 16 लॉग्स आपको लगेंगी. So this is your final answer. तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी आखिरी क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल पर. और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही भारी अंग्रेजी का क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट बोल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों को नहीं समझ में आता कि क्या करते हैं या कैसे करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको अंडरलाइन करूंगा कि हर एक स्टेटमेंट क्या कहती है. Raghav buys a shop of rupees 1,20,000. He pays half of the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments of rupees 5,000 each. इसका मतलब ये है कि उसके पास 1,20,000 रुपए है, उसने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑब्वियसली 60,000 के अंदर, क्योंकि उसने इक्वल अमाउंट बोला है. तो ये पार्ट वो कैश से दे रहा है और ये पार्ट वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट से दे रहा है. अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट the interest due on the unpaid amount, not on the amount what he is paying the interest on the unpaid amount. ठीक है, unpaid amount पर find the total cost of the shop. 5,000 उसकी हर साल की इंस्टॉलमेंट तो जानी ही जानी है. इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड कितना हुआ, 60,000 गया, क्योंकि 60,000 तो कैश दे दिया उसने, तो 60,000 इज योर अनपेड अमाउंट. अब ये 60,000 का जो आपका अनपेड अमाउंट है वो क्या कर रहा है, उस पर 12% का इंटरेस्ट ले रहा है. उस पर 12% का इंटरेस्ट उस पर चढ़ेगा तो क्या बनेगा, 12% का इंटरेस्ट इंटू 60,000 रुपए इंटू 1, क्योंकि ऐसा ही पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा. 7,200 हुआ तो 5,000 प्लस 7200. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आया 12,200 रुपए. अनपेड अमाउंट पर वो इंटरेस्ट पे हो रहा है. अब देखो, जब मैं दूसरे साल के लिए निकालूंगा, ये आपने क्या निकाला, पहले साल के लिए, पहली इंस्टॉलमेंट में 5,000 तो वो देगा ही देगा, प्लस वो 12% किस पर देगा, अनपेड अमाउंट पर. तो अब उसने 5,000 रुपए दे दिए हैं. ठीक है, 5,000 उसने इंस्टॉलमेंट दे दी है. तो अब मुझे वापस ये बताओ, जब उससे 5,000 दे दी तो अब अनपेड कितना बचा, अब अनपेड बचा 12% किस पर, 55,000 पर. ठीक है, 55,000 पर, क्योंकि अनपेड अमाउंट है. 5,000 वो दे चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो उसके बाद कितना बचा, 55,000 बचा. तो वापस अगर आप ये कैलकुलेट करो तो ये आपको मिल जाएगा 5,000 प्लस ये, दिस वुड बी 6,600, तो दिस इज
11,600। अब अगर आप थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 5,000 प्लस 12% किस पर लगेगा, अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट क्या है यहां पर, अब 50,000 हो गया क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। ये हो गया 6,000, 6,000 और 5,000 कितना होता है, 11,000 रुपए। तो क्या आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो कि आपकी एक एपी बन रही है जिसमें ए आपका क्या है 12,200 और आपका डिफरेंस यहां पर क्या है -600 का। तो अब आपको निकालना है एसएन। तो अगर आप एसएन की बात करो तो एसएन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। एन कितना है यहां पर 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है तो 12/2। 2a कितना है, दिस वुड बी इक्वल टू 24,400 माइनस, क्योंकि डी का माइनस का साइन लगा लिया कि -600 इंटू 12 - 1 दैट इज 11। सो अब ये आ गया 6 टाइम्स 24,400 माइनस 6,600। ठीक है, तो 24,400 माइनस 6,600 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये कितना हो जाएगा आपका 18,000, ये बन जाएगा 17,800। 17,800 इंटू 6 जब आप करोगे तो वो बन जाएगा आपका 1,06,000 के करीब। तो ये बन गया आपका 1,06,800 रुपए। ठीक है, 1,06,800 रुपए तो आपने इंस्टॉलमेंट्स की वजह से पड़ा, जो आपको इंटरेस्ट पड़ रहा था, प्लस 60,000 उसने कैश का भी तो दिया है। तो टोटली जो आपका घर था, ठीक है, जो आपका घर था 1,20,000 का, जो शॉप थी वो उसको एक्चुअल प्राइस कितने में पड़ी, 166,800, मतलब 1,66,800 रुपए में पड़ी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज तक आया नहीं है, बट अगर आ गया तो मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन लिटरली धजिया उड़ा के जाएगा बच्चों की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में प्रैक्टिस किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समझ ही नहीं आता ये अनपेड अमाउंट वाली चीज क्या है। अनपेड अमाउंट में आपको देखना था वो जो 60,000 की इंस्टॉलमेंट है उस पर पहले तो 12% पड़ रहा है, फिर जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो 12% उसका अनपेड पर जाएगा, मतलब 55 पर जाएगा। फिर 5,000 की एक और इंस्टॉलमेंट दिया तो 5,000 पर अनपेड पर जाएगा, और ऐसे बढ़ता जाएगा। और फिर आप एसएन का फॉर्मूला लगाओगे और फिर ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ द शॉप आपको पता लग जाएगा। So guys, this is it from this tutorial. I hope you liked the questions and solved some of it. आपने एनसीईआरटी भी देख लिया, आपने नॉर्मल भी देख लिए। एक और ट्यूटोरियल आने वाला है, आई होप 2 आएंगे शायद, तो उसमें भी प्लीज ऐसी कोऑपरेट करके देखते रहिए, मजे लेते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिए। So guys, till then, this is Yojit Basin signing off from T70. I hope you enjoyed it. Thank you guys for watching. Thank you for listening me. Thank you. Meet you in the next tutorial. Thank you very much.